welcome back to Blade Learner. I am Manu again, and today we are back with yet another chapter of geography, and this is chapter 6. और इसके बारे में हमने यही डिस्कशन अब तक किया है कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7 के कंजंक्शन में पढ़ा जाएगा, इन द सेंस कि कंटिन्यूटी है। चैप्टर 5 और 6 और 7 इनके बीच में एक रिश्ता है, एक कंटिन्यूएशन है, तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप इनको साथ में पढ़ें और साथ में रिवाइज करें, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर 5 रिवाइज किया और फिर आप चैप्टर 10 रिवाइज कर रहे हैं। नहीं, बेटर है कि फिर आप चैप्टर 6 करें, चैप्टर 6 करें, चैप्टर 7 करें, है ना? हाँ, चैप्टर 5 भी है वैसे यहाँ पे। So this chapter is about secondary activities. What do we mean by secondary activities? Primary activities में हमने ये देखा था कि रॉ मटेरियल्स से डायरेक्ट रिलेशनशिप था, ठीक है? जैसे कि एग्रीकल्चर हमने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा था, और माइनिंग भी हमने कंसिडर किया था, और पैस्टरलिज्म एंड प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ वेज लाइक गैदरिंग एंड हंटिंग। तो ये सब क्या था? ये डायरेक्टली एबायोटिक फैक्टर्स से डील कर रहा था, डायरेक्टली नेचर और रॉ मटेरियल से डील कर रहा था। सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है ऑन द अदर हैंड, इट इज द सेकेंड स्टेज। जब हमारा जो मटेरियल होता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डालते हैं, या हम उसे चेंज करते हैं, उसका फॉर्मेट, उसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, है ना? तो इस चीज को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। अगर कॉटन है तो हम फिर उसका टेक्सटाइल बना रहे हैं। ये क्या हो गया? हमने कॉटन, जो रॉ कॉटन था, उसमें क्या ऐड किया? ये रॉ कॉटन है, इसमें हमने वैल्यू ऐड किया, वैल्यू एडिशन, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, इन सब में होता है। तो ये जो है यूनिट चैप्टर, ये इसी चीज से डील करता है। ओके, सो विदाउट मच वेट वील गेट टू द कंटेंट्स कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। So the first thing that we are looking at is manufacturing, उसकी definition etc. फिर हम characteristics देखने वाले हैं modern large scale manufacturing की, classification देखने वाले हैं of manufacturing industries, जिसमें कि ये आएगा household and cottage industries based on ownership। यहाँ पे household and cottage, then small scale, then large scale, ठीक है? वो होगी। This differentiation or this classification is on the basis of साइज। फिर हम ओनरशिप के बेसिस पे देखेंगे क्लासिफिकेशन। फिर ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिनमें कि ये सारी आ जाती हैं, वो देखेंगे। एंड देन दी कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक इंडस्ट्री, जो कि 2022 में तो ऑन एन ऑल टाइम हाई है। टेक इज ऑन एन ऑल टाइम हाई, ठीक है? तो ये रहेंगे हमारे कंटेंट्स, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग एट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड इनकी डेफिनेशन। कुछ भी फैंसी स्पैंसी आपको नहीं लिखना है, जो भी सिंपली आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर पाए अपने वर्ड्स में आप लिख देंगे, या जितना आपको आता है इन द एग्जाम, क्योंकि बिल्कुल रट्टो डेफिनेशन याद नहीं रहती। ये डेफिनेशन काफी सिंपल है बाय द वे, तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है? अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं आता, रोट लर्निंग भी की है तो वैसे भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग, इसकी जगह आप बाय चेंजिंग भी लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हम इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स में, ताकि वो कुछ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं जो हमारे दूसरे काम आ पाए। Secondary activities are concerned with manufacturing, processing, construction, infrastructure industries, right? We have different ministries for that also, for food processing, etc. तो ये सारी उसमें आ जाती हैं activities. आयरन ओर जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता माइन से, but after being converted into steel it gets value and it can be used for making many valuable machines, tools, etc. ठीक है? तो आयरन ओर जब आपको ओरिजिनल स्टेट में मिलता है तो उसको तो एक्सट्रैक्ट करना भी अपने आप में मुश्किल होता है, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट। सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट इट इज कन्वर्टेड टू स्टील। उसका पूरा जो प्रोसेस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वो हम इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत देखेंगे, एंड वी विल आल्सो बी लुकिंग एट इट इन योर बुक 2, जो इंडिया ज्योग्राफी की बुक है।
उसमें बहुत अच्छे से और उसपे हर बार क्वेश्चन आता है एंड इट गेट्स इट्स वैल्यू एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर, वो फिर ड्यूरेबल बन जाता है, हार्ड बन जाता है, जो कि आपकी बाकी इंडस्ट्री में फिर यूज़ हो पाता है इज़िली टूल्स एंड मशीन्स बनाने के लिए, ठीक है? तो यहीं पर हम फर्दर एक्सपेंशन करते हैं अब मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट्स, मोल्डिंग, आयरन, इस टाइप की जो है आपकी काफ़ी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? अगर हम एक लार्ज स्केल पावर प्लांट ऐसे इमेजिन कर लें या एक इंडस्ट्री इमेजिन कर लें बहुत लार्ज स्केल पे, फैक्ट्री या जो भी है, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? अंदर कैसे काम होता है? क्या मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम एनी प्रिमिटिव टेक्निक्स? स्पेशलाइज़ेशन होगा ऑफ स्किल्स, मैकेनाइज़ेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड और भी आगे देखते हैं टेक्नोलॉजिकल उसमें इनोवेशन भी आएगा, राइट? And there is going to be uneven geographic distribution and organizational structure and stratification. तो इन सब को हम expand करते हैं, ये आपके main points हैं, बुक में point format में दिया है। I can understand कि आप एक 3 marker में तो इतना बड़ा-बड़ा नहीं लिखोगे, but in a 5 marker आपको ये main जो 5 points हैं, ये तो लिखने ही हैं। ये जो मटेरियल है इसको आप शॉर्टन कर दोगे, ठीक है? इसमें आप पूरा सब कुछ नहीं लिखोगे, आई विल टेल यू हाउ यू विल डू इट। Specialization of skills and methods of production. Under the craft method, factories produce only few pieces which are made to order. So the costs are high. Mass production involves production of larger quantities of standardized parts by each worker performing only one task repeatedly. पता नहीं, इससे तो मुझे कार्ल मार्क्स ही याद आते हैं. I shouldn't get into the political and sociological historical situation, but कार्ल मार्क्स ने अपनी एक थ्योरी दी थी एलियनेशन की. Yeah, so he had given his theory of alienation. ये आपको बहुत बार पढ़ना पड़ सकता है आफ्टर कॉलेज, तो सॉरी आफ्टर स्कूल। एंड ये जो एलियनेशन की थ्योरी होती है उसमें कि फैक्ट्री प्रोडक्शन, चलो मैं आपको पूरा बता ही देती हूँ आज। ये फैक्ट्री है, ठीक है? और मान लो हमें कार बनानी है, तो यहाँ पे टायर बन रहा है, यहाँ पे उसका कोई और नट बोल्ट बन रहा है, यहाँ इंजन बन रहा है, यहाँ पे उसके ग्लासेस बन रहे हैं या कुछ और बन रहा है। यहाँ पर डिफरेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, ठीक है? ये वर्कर तो सिर्फ टायर ही बनाएगा और ये वर्कर सिर्फ नट बोल्ट ही बनाएगा और ये वर्कर इंजन ही बनाएगा। तो ये सब स्पेशलाइजेशन हो गया। लोग एक ही टास्क कर रहे हैं रिपीटेडली, है ना? ऐसा नहीं हो रहा कि जो इंजन बना रहा है वो ये भी बनाएगा टायर। तो ऐसा इंटरचेंजिंग नहीं हो रहा है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं, दे आर एलियनेटेड फ्रॉम ईच अदर। एलियनेटेड क्या? एक दूसरे को, वो जब कार पूरी बन के आती है, तो वो उसको अपने आप से एसोसिएट नहीं कर पाते। कैसे? ये पूरी कार बन के आई पर उन्हें सिर्फ टायर से एसोसिएशन है, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ टायर ही बनाया है और दूसरे व्यक्ति ने इंजन बनाया है। तो अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहा है, उससे उसकी बड़ी दूरी है। वो पहचान नहीं पा रहा है अपने आप को उस कार में, बस टायर में ही पहचान पा रहा है अपने आप को। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, पर उससे एलियनेट हो जा रहा है इंसान अपने ही लेबर से कि यार मैं तो एक ही काम कर रहा हूँ, नट बोल्ट बना रहा हूँ, बट प्रोडक्ट आ रहा है कार या प्रोडक्ट कुछ और आ रहा है जिससे मुझे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो मैंने क्रिएट ही नहीं किया है। तो एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन उसको कहते हैं कि बहुत एलियन लगता है ये कार जब बन के आई। तो दैट वाज़ दैट। वो जब लार्ज स्केल पे होता है और जब ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है एक रिपीटेड टास्क करके फॉर लो वेजेस, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। खैर हम उसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, पर हाँ, इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मास प्रोडक्शन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। सो वन पर्सन विल बी डूइंग वन टास्क। अब ये बंदा यहाँ बैठ के यही टास्क कर रहा है, ठीक है? तो बोरिंग भी है, मोनोटोनस भी है। देन देयर इज मैकेनाइजेशन। ये सब लिख के मत आ जाना वहाँ पे, ठीक है? बिकॉज़ यू नेवर नो कि क्या आपको पेनलाइज़ ना कर दें वो कि ये सब क्या स्टोरी लिख रहे हो। जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, then we have mechanization. It refers to using gadgets which accomplish task automation, कि humans का जो thinking का काम है वो machines करेंगे। The thinking part is done via the machines. That is automation, manufacturing process को easy बनाने के लिए, ठीक है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हुए थे और अभी भी
हो रहे हैं इनोवेशंस तो खैर। तो ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज इंक्लूड फीडबैक एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स फॉर द मशीन्स टू थिंक। तो कंप्यूटर लिख देना वहाँ पे, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स, फीडबैक लूप, ठीक है। इस तरीके से आप 2-3 वर्ड याद करके जाओ जो आप लिख दोगे ऑटोमेशन की हेडिंग। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। कुछ मिलता जुलता ही है ऑटोमेशन से, बट पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका टेक। दे यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। दीज इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एफिशिएंसी, कॉम्बैटिंग पोल्यूशन। तो यहाँ पे एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, सिर्फ इतनी नहीं कि कंप्यूटर लगा दिया एंड फीडबैक सिस्टम हो गया। यहाँ पर जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन में रह रहे हैं एंड लास्ट चैप्टर है या कोई चैप्टर है आपका बुक 1 का जहाँ पे आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ोगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेटर कैसे हैंडल करें, उसके लिए कोई नई इनोवेशन कर दी। ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट कैसे रिड्यूस हो या कम प्रोड्यूस हो। जैसे हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में अगर आपने सुना हो, तो इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीएनजी विच यूजेस हाइड्रोजन एंड इट इज इवन मोर इफेक्टिव देन सीएनजी। उससे पोल्यूशन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का कम होता है। तो ऐसी कोई नई इनोवेशन हो गई और जिससे आपने वेस्ट को बेटर मैनेज कर लिया या क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की कैटेगरी में। फिर आपका 4th पॉइंट यहाँ पे दिया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। अब कोई भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें कुछ हायरार्की तो क्रिएट करनी पड़ेगी, और जहाँ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर भी है तो कोई स्ट्रक्चर होगा, उसका कोई स्ट्रैटिफिकेशन होगी। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मशीन टूल, ये सब आप बिल्कुल वैसे ही लिख के आओगे। कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। वास्ट कैपिटल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब आप देख रहे हो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हमने देख लिया था। मोर गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है, लेस एफर्ट भी चाहिए और कॉस्ट भी लो चाहिए। जब हम वास्ट कैपिटल इन्वेस्ट करें तो लो कॉस्ट भी चाहिए। भाई प्रॉफिट पे चलती है कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है। प्रॉफिट को इंक्रीज करना होता है सब्सटैंशियली। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। वास्ट कैपिटल है पावर प्लांट वगैरह लगाने में, बट एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूरा सिस्टम होना चाहिए, वो भी मशीन मैकेनाइज्ड हो सकता है सिस्टम, डेटाबेस। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी कि लीगल भी तो हो। लीगली आप कैसे, कोई उनका हो सकता है अटर्नी, या अटर्नी क्या होता है, वकील, उनका कोई वकील भी हो, लीगल एडवाइजर। तो इस टाइप की ब्यूरोक्रेसी भी रखनी पड़ती है कि उन्हें पता रहे कि इंडस्ट्री लीगली काम कर रही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को जरूरी नहीं है लीगल नॉलेज हो, ठीक है। तो ये सब भी आजकल कंपल्सरी होता है। एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इतने नॉर्म्स आ गए हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है इंडस्ट्री को। Now we move on to the 5th point, that is uneven geographic distribution। ये क्या है? मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं वो लोकेटेड हैं बहुत ही कम इलाकों में, 10%, लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, ठीक है। बाकी सब पे नहीं है वो इंडस्ट्रीज का लोकेशन ही नहीं है। तो ये क्या है, क्यों ऐसा है? These nations have become the centers of economic and political power, तो हिस्टोरिकली भी है एंड कुछ इनकी कॉलोनियल, हमारे यहाँ जो कॉलोनियल लेगेसी छोड़ गए, किस चीज की कॉलोनियल लेगेसी छोड़ के गए? ग्रोस इनइक्वालिटी, ग्रोस इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इन सब की हमारे यहाँ ये लेगेसी छोड़ के गए। और इनके यहाँ पे क्या, वेल्थ की लेगेसी है। तो इनके यहाँ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ज्यादा है। However, in terms of the total area covered, manufacturing sites are much less conspicuous. Conspicuous क्या है? Much less visible. Conspicuous का मतलब होता है visible. And concentrated on much smaller areas than that of agriculture due to great intensity of processes. तो एक manufacturing plant होगा वो इतने से एरिया में होता है, उसका काम इतना नहीं होता, बड़ा ही होता है। पर जितना एग्रीकल्चर में वाइड एरिया चाहिए कि भाई लोगों को खिलाना है, इतनी क्रॉप्स उगाने, वैसा नहीं होता। तो इसलिए भी कम एरिया ऑक्यूपाई करता है। और इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट्स वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम एंड, जैसे कि मैंने कहा था, इंडस्ट्रीज थ्राइव ऑन प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट लो होना चाहिए। दिल्ली में नहीं सेटअप करेंगे, वहां तो लैंड ही महंगा हो गया और जगह नहीं। तो दिल्ली के बाहर जो भी सबर्ब्स है वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर दी। यहाँ पे इनका कॉस्ट लो हो गया और प्रॉफिट इनका मैक्सिमम हो गया, राइट।
एंड हिस्टोरिकली देखें तो कुछ ही कंट्रीज के पास मोनोपोली है, क्योंकि उनके पास एक लेगेसी है ऑफ colonial sorry, they have the legacy of exploiting the colonies and developing themselves at the cost of the colonies. तो इसलिए भी uneven geographical distribution. हम इस डायरेक्शन में, इंडस्ट्री की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट वी आर स्लो. Now the next important characteristic is the access to market. I think it is the single most important for an industry कि market से कितनी दूरी है. Existence of a market for manufactured goods is the most important factor of its location. Obviously, जब मार्केट ही नहीं है कहीं बेचने के लिए तो क्या फायदा है प्रोड्यूस करने का. मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दीज गुड्स. जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल स्पेस हो जैसे कि ये है, जरूरी नहीं हो, मतलब ऑनलाइन मार्केट है जैसे कि मिंत्रा वगैरह एप्स आ गए आजकल. ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी एक मार्केट कहेंगे हम इसे. आप यहाँ पे देख रहे हैं, यू आर availing our products although it is for free, but it becomes a place of exchange where there is demand for goods. And also ऐसी भी जगह होनी चाहिए where you have the purchasing power, ability to purchase, to be. Now we are not an industry. Blade Learner is not an industry. It is not. With these videos we are not necessarily making a lot of profit. We're not making any profit as such. तो ये तो खैर एक अलग चीज हो गई, ठीक है. इट्स मोर ऑफ एन एजुकेशनल टेक ई लर्निंग सिचुएशन. बट हियर जो इस टाइप का मार्केट है इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जो प्रॉफिट पे थ्राइव करता है, वो जो मार्केट है उसके लिए परचेजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमी में होता है ना परचेजिंग पावर पैरिटी, बास्केट ऑफ कमोडिटीज को कंपेयर करते हैं देशों की. क्या है, तो परचेजिंग पावर जो है उस पर डिपेंड करता है मार्केट और डिमांड पे, इन दो चीजों पे. टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम दी सेलर्स एट अ प्लेस, इतना तो होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करने के लिए आपके पास इतनी परचेजिंग एबिलिटी हो. Now, the developed regions of Europe, North America, Japan, and Australia provide large global market as the purchasing power of the people is very high. क्योंकि ये developed parts हैं. बाकी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हो गई, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि काफी ज्यादा मार्केट मिलता है. अमेजोन वगैरह यहाँ पे काफी थ्राइव करता है, अमेजोन, फेसबुक, क्योंकि लोग इतने सारे हैं कंज्यूम करने के लिए. तो ये भी एक फायदेमंद चीज है. परचेजिंग पावर एबिलिटी इतनी नहीं है जितनी नॉर्थ अमेरिका में है, बट पॉपुलेशन इतनी है कि मार्केट एक बहुत अच्छा हो जाता है फॉर डिमांड. एंड चीपर भी रेट्स पे अगर प्रोवाइड करेंगे तो भी प्रॉफिट बन जाता है क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, तो डिमांड ही इतनी है. द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका and Southeast Asia also provide large markets. Some industries such as aircraft manufacturing have a global market, and even arms industry. One of my teachers in political science, she had pointed out that one of the reasons that the United States causes so many wars or decides to do situations like these, जैसे कि Iraq invasion, or it is always on the forefront of promoting some sort of war, is also because it wants to profit its arms industry. अपने arms बेचना चाहता है, इसलिए भी they undertake such activities. and यहाँ मिडिल ईस्ट में भी उनकी हमेशा presence रहती है. तो she had pointed that out. You can check for yourself how correct it is or not. But उनकी profit making mentality उससे काफी डिपिक्ट होती है. अफगानिस्तान में भी थे ये लोग, I mean due to different political reasons of course, but उनकी arms industry को भी वो चाहते हैं कि profit हो. So they are, they don't mind global skirmishes of sorts. Some industries such as aircraft manufacturing, इनका तो obviously market होगा ही. Automobile industry का भी काफी ज़्यादा market है. Now ये तो हो गया हमारा access to market. Now we come to access to raw material and access to labor supply. काफी interrelated है. और जब आपका रॉ मटेरियल ही नहीं है, लेबर सप्लाई नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे होगा. चीप, बल्कि, वेट लूजिंग जो मटेरियल्स होते हैं ओर्स, they are located close to the sources of raw materials such as steel, sugar and cement industries, right? तो ये हम देखेंगे जैसे शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फॉर शुगर इंडस्ट्री. उसमें एक चीज होती है सुक्रोज कंटेंट, ठीक है, जो कि वो लूज कर देता है अगर हम उसे ज्यादा डिस्टेंसेस से लेके आएंगे.
तो इसलिए जो भी प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसको रॉ मटेरियल के पास लोकेटेड होना पड़ता है। ठीक है? तो इसी तरीके से कोल में भी होता है। वो भी अपना कुछ कार्बन कंटेंट लूज़ करता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चीप, बल्की एंड वेट लूज़िंग अगर है, तो सोर्सेज़ के पास उसको होना ही पड़ेगा। आयरन एंड स्टील में भी एक पूरा प्रोसेस होता है, वो भी हम देखेंगे, अभी आ जाएगा। पेरिशेबिलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर for the industry to be located closer to the source. Agro processing and dairy products are processed close to the sources to farm produce और milk supply respectively, क्योंकि dairy products जो हैं वो फिर खराब हो जाते हैं, तो इसलिए उसको पास में ही लोकेट करके रखना पड़ता है। पिछले चैप्टर में तो हमने देखा ही था डेयरी प्रोडक्शन। नाउ वी कम टू एक्सेस, लेबर सप्लाई। इंडिया क्या है? लेबर इंटेंसिव। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिसेस होती है कि लेबर ही इतना है, उसमें भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, right? Some types of manufacturing, they still require skilled laborers or semi skilled, whatever it is. Increased mechanization तो हो गई है. Automation and flexibility of industrial processes have reduced the dependence upon the laborers, but still, some aspects they do require your semi skilled to skilled labor. Then we have access to energy. कुछ पावर प्लांट्स तो एनर्जी के बिना चल ही नहीं सकते। पावर प्लांट का ही मतलब है कि किसी एनर्जी सोर्स पे चल रहा है। Some industries, they use more power, they are located to the source of the energy supply, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को आप कोट कर देना कि जब भी एनर्जी की बात हो तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ज़्यादा पावर यूज़ करती है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ लोकेटेड नियर द सोर्स। अर्लियर कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम वगैरह भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो गए। देन वी हैव एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इसके बिना तो बात अधूरी है ना बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए होती हैं टू कैरी द रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्री, है ना? आपको ट्रक भी चाहिए, आपको रोड भी चाहिए ढंग का, आपको और प्लेन्स वगैरह भी चाहिए होते हैं कई बार, है ना? ट्रेन्स चाहिए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल कॉस्ट होती है, और उसको बेयर करते-करते ही कोई कंपनी लॉस में आ सकती है, ठीक है? तो इसलिए इसका भी ध्यान देना पड़ता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट के पास चीप ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो या फिर एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। Western Europe and Eastern North America have highly developed transport systems which have always induced the concentration of industries there. हम ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लस्टर्ड है वेस्टर्न यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, और कितना फायदा होता है उनको उस चीज का। तो उनकी इंडस्ट्रीज भी इसलिए वहां पे इतनी लोकेटेड है क्योंकि झंझट ही नहीं है ना। देन वी हैव मॉडर्न इंडस्ट्रीज इनसेपरेबली टाइड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, ऑफ कोर्स। ये सब एक्स्ट्रा है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको ये याद आ जाए तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट की कैटेगरी में। Improvements in transportation, they lead to better integration of economic development, regional specialization of manufacturing. Okay. कुछ रीजन्स जैसे कि हमारे यहाँ राउरकेला वगैरह का रीजन, तो इसमें रीजनल स्पेशलाइजेशन हो सकती है अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो, कनेक्टिविटी अच्छी है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट, फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट अडॉप्ट्स रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट अ मोर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए हमारे यहाँ सेंट्रल इंडिया में कई जगह पे, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में जो बैकवर्ड रीजन्स हैं हिस्टोरिकली, उन पर इंडस्ट्रीज का सेटअप करने का कंपल्शन, ताकि एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि एक ही रीजन में सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहीं सारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जा रही है। नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग, एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमीज। ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। इट्स नॉट एज, आई मीन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट ये वर्ड नया है, ये वर्ड। Many industries benefit from the nearness to leader industry in other industries. These benefits are termed as agglomeration economy. है ना? एक अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान है, उसके नियरनेस से बेनिफिट कर सकता है कोई और, इफ द इंटेलिजेंट पर्सन इज ऑल्सो हेल्पफुल। ऐसा नहीं है कि बस इंटेलिजेंट है हेल्पफुल नहीं है, तो फिर तो क्या ही फायदा नियरनेस का।
एंड एक और कोट होता है, वी आर अ सम ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड आवर टाइम विथ। तो नियरनेस से हम बेनिफिट करते हैं, वो क्या हो जाता है, एग्लोमरेशन। अगर हम उससे बेनिफिट कर रहे हैं तो वो एक एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहलाता है। या हम भी ग्रो हो रहे हैं ना, इकोनॉमी में क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रो भी हो रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं। ठीक है, सेविंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिंकेजेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। दीज फैक्टर्स ऑपरेट टुगेदर टू डिटरमिन इंडस्ट्रियल लोकेशन। हो सकता है कि कोई बड़ा मैसिव पावर प्लांट है और उसमें मान लो कि कोई, लेट्स इमेजिन कोई इंडस्ट्री हमने सेटअप कर दी है, यहाँ पे हाईटेक इंडस्ट्री हमने सेटअप करी है। तो इस हाईटेक इंडस्ट्री को सेटअप करने से, अगर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री वालों को भी फायदा होने लगा। ट्रांसपोर्ट वाले अपनी यहाँ पे लगाएंगे और लोग अपनी दुकानें यहाँ लगाएंगे कि उन्हें बेनिफिट हो जाए फ्रॉम सम पॉपुलर इंडस्ट्री। और जो इसकी सब इंडस्ट्री, सब कल्चर है, मशीन के पार्ट्स वाली इंडस्ट्रीज, वो यहाँ हो सकती है कि उन्हें बेनिफिट हो सकता है इस इंडस्ट्री से। अगर कोई इंडस्ट्री है जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इसमें पावर बहुत यूज होता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री सेटअप हो गई, ये आपस में बेनिफिट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो गई। तो ये सब मिलके एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, और एग्लोमरेशन में जो छोटी इंडस्ट्री है उनका भी फायदा हो गया बड़ी इंडस्ट्री के चक्कर में। तो दैट इज योर एग्लोमरेशन इकोनॉमी, राइट। ना फुटलूज इंडस्ट्री पे ना, आई थिंक क्वेश्चन आता है, माय टीचर एट द टाइम, शी emphasized a lot on this. Sometimes my neck, starts to hurt in this entire essay karke on the laptop. So yeah, don't mind me doing that in between. Footloose industry can be located in a wide variety of places. नाम ही है उसका footloose, सेंट्रलाइजेशन नहीं है एक जगह पे। इंडस्ट्रीज का क्या हो गया है, डिसेंट्रलाइजेशन। दे कैन बी लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। ऐसा नहीं है कि कॉटन इंडस्ट्री है तो वो भाई अहमदाबाद में ही सेटअप होगी या मुंबई में। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि डिसेंट्रलाइज होना उनका आसान होता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, वेट लूजिंग और अदरवाइज। उनका ऐसा कोई डिपेंडेंस नहीं है बहुत ज्यादा। They largely depend on component parts which can be obtained anywhere. They also produce in small quantity and small labor force. These are generally non-polluting in nature and they are important in their location. क्योंकि रोड नेटवर्क वगैरह होता है, तो कुछ इंडस्ट्री होंगी जिनके लिए रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है, आई डोंट थिंक उनके लिए उन्हें कोई स्पेसिफिक जगह पे होना जरूरी है, क्योंकि कोई मिनरल्स नहीं यूज कर रहे वो कोई स्पेशल रॉ मटेरियल्स नहीं यूज कर रहे वेट लूजिंग। तो इस चक्कर में उनका लोकेशन कहीं भी हो सकता है, थोड़े बहुत पार्ट्स से ही उनका काम चल जाता है। आई थिंक द च्युइंगम इंडस्ट्री इज ऑल्सो दैट, पर बाकी आप गूगल पे सर्च करके बताएंगे कि कौन सी है फुटलूज इंडस्ट्रीज अदर देन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री और सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, च्युइंगम इंडस्ट्रीज के अलावा आप बताएंगे कि और कौन सी हो सकती हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज इन द कमेंट सेक्शन। now moving on from here we have, I think, classification आ जाएगा। हाँ, classification of manufacturing industries। तो इस सेगमेंट में हम काफी बेसिस पर क्लासिफिकेशन को देखेंगे। आई विल टेल यू जस्ट अ सेकंड। एक तो बेसिस ऑफ साइज कि लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी देखेंगे, जॉइंट ओनरशिप है या प्राइवेट, किस तरीके की ओनरशिप है, पब्लिक एंड और भी है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हो गई या हाई टेक। तो इस तरीके से हम कोई एक मेन पॉइंट लेंगे और वहां से हम अपना डिफरेंशिएशन को देखेंगे बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर हमारा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देन ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट्स जो भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं, then on the basis of output, products and ownership.
किस तरीके का इनपुट चाहिए, किस तरीके का आउटपुट निकल के आ रहा है, और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ओनरशिप कितनी है। तो इन सारे कैटेगरीज में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। तो यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही हैं विच इलस्ट्रेट द पॉइंट। कॉटेज इंडस्ट्री में आपकी जैसे बास्केट मेकिंग बहुत ही स्मॉल स्केल की विलेज की फैमिली ही उसको क्रिएट कर रही है। स्मॉल स्केल एक थोड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप होता है कि हाँ एक खोल ली छोटी सी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की या निटिंग की, सोइंग की, और यहाँ पे हमने कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए आपके, या विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने कर लिया। या एक सेगमेंट होता है स्मॉल, आप अगर कभी पेपर पढ़ो तो उसमें होता है स्मॉल मीडियम, या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, या स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो सॉर्ट ऑफ एंटरप्राइजेस। तो ये सारे जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं इनके लिए काफ़ी स्कीम्स भी लेके आती है गवर्नमेंट। और आपकी फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो हो गई जो कि सबसे ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्ट्रैटिफिकेशन चाहिए होता है इनमें। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, हायरार्की क्रिएट करें। हायरार्की क्या है, एक बंदा ऊपर का काम करेगा, दूसरा दूसरा तीसरा, इस तरीके से एक ऑर्डर बन जाता है, रैंक, उसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। सो दिस इज दैट। अब हम आ जाते हैं हाउस होल्ड वर्सेस स्मॉल स्केल, और फिर लार्ज पे भी जाएंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे भी। स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री भी इसको कहते हैं। The artisans they use local raw materials and simple sort of tools। कुछ ज्यादा इसमें हाई फाई नहीं होता, कुछ ज्यादा आपका कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मेकनाइजेशन या स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। फैमिली रन होता है, पार्ट टाइम लेबर भी यूज कर सकते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है या तो खुद के ही हाउस होल्ड के कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, या फिर लोकल विलेजेस या मार्केट्स में सेल किए जाते हैं फॉर बार्टर। बार्टर से इनिशियली शुरू हुआ था, अब तो आई हैव अ फीलिंग कि बार्टर नहीं, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर। कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट wield मच इन्फ्लुएंस। तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की इतनी परवाह ही नहीं है क्योंकि विलेज में ही सेल कर रहे हैं, या फिर हाउस होल्ड खुद ही कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, some manufacturing items they include food stuffs, fabrics, mats। जैसे हमने पिछली इमेज में भी देखा था, वो कटोरियां बना रही थी स्ट्रॉ की। तो बास्केट्स, कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज, फिगरीन्स फ्रॉम वुड, फॉरेस्ट स्टफ, shoes, thongs, all of that, and pottery and bricks, clay toys। इन सब तरीके के आपको मिलते भी होंगी, मिट्टी की मूर्तियां, ये आपकी कॉटेज में आ गई। वेरी हाउस होल्ड, लोग इन्हें अपने घरों में ही बना रहे हैं फैमिली लेबर से या पार्ट टाइम लेबर से, और आसपास के इलाकों में सेल कर रहे हैं। गोल्ड में थोड़ी ज्वेलरी बना ली, सिल्वर ब्रॉन्ज की, आर्टिफैक्ट्स बना लिए थ्रू बैम्बू, वुड। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था जो समझ ना आए, सब कुछ ही काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था इसमें। फिर हम आ जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपका जो होगा, एक सेकेंड, हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम देखेंगे डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है हाउस होल्ड से। प्रोडक्शन टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर जो कि एक वर्कशॉप होगी या घर के बाहर, जैसे ये घर है इसके बाहर ही वरांडे में या ऐसी जो भी आंगन है उसमें वो छोटी सी मशीन रख ली, तो वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ गया। टेलर ने अपनी जो शॉप खोली फॉर इंस्टेंस, दिस इज टिपिकल। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल एंड सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स एंड सेमी स्किल्ड लेबर। कि आपको फोन ठीक करना आता है, फोन के पार्ट्स थोड़े, तो सेमी स्किल्ड हो गया। या फिर आपको कोई स्किल है, टेलर, आपको स्टिच करने आते हैं कपड़े, तो ये एक स्किल हो गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल्स, ये देख लिया था। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। इन दोनों में बहुत ज्यादा खासा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें यह है कि स्किल थोड़ा ज्यादा यूज होगा, और एक वर्कशॉप या मशीन टाइप की आप रख रहे हो जिसमें आप अप्रेंटिस भी रख रहे हो, कि किसी को आपने रख लिया आपके काम करने के लिए थोड़ा बहुत। Now, countries like India, China, Indonesia, Brazil, they have developed labor-intensive small-scale manufacturing in order to provide employment to the people of the country। Brazil लिख देना, चाइना, फिर इंडिया लिखना, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है तो आप वर्ल्ड के एग्जांपल्स पहले कोट करो।
ठीक है? अगर वो इंडिया के संदर्भ में पूछे ना तो वो बोलेगा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो फिर आप समझ जाओगे। लार्ज स्केल इसका दूसरा फ्लिप साइड होता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स various raw materials, large market, enormous energy requirements, specialized workers, advanced technology, सब कुछ हाई फाई इसमें, कैपिटल इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी ज़्यादा, वर्कर स्पेशलाइजेशन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, सबको अप वाला एरो मिलेगा। ठीक है? असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन एंड लार्ज कैपिटल, ये क्या है? दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, this kind of manufacturing developed in the last 200 years in the UK, northeastern US। northeastern US क्या लगा रखा है इसमें? न्यूयॉर्क आ जाता है। न्यूयॉर्क, मैसेच्यूसेट्स की जो आपकी स्टेट है, जरा मैप खोल के आप देखो तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा अच्छा ये रीजन है। ठीक है? फिर यूरोप है ना। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल एंड हाई टेक। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल में क्या आ जाता है? विच आर थिकली क्लस्टर्ड इन अ फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, जो पहले से ही है, जैसे रूर कोल फील्ड हम पढ़ने वाले हैं, रूर जो जर्मनी में है वहां की। एंड हाईटेक में आ जाता है विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे इंडिया में भी काफी बिजनेस प्रोसेसिंग और यूनिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। आईटी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में इंडिया चीपली अपना लेबर आउटसोर्स करता है। तो ये हाईटेक इज द न्यू वे, इज द न्यू फॉर्म फॉरवर्ड। तो जो नेक्स्ट हमारा डिस्टिंक्शन आ जाता है वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट, कि हम क्या इनपुट या रॉ मटेरियल इम्प्लॉय कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड। ऐसे हम देखेंगे कि क्या ज्यादातर केमिकल्स यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है एज अ रॉ मटेरियल। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी विल बी लुकिंग एट। इससे पहले हम स्केल देख रहे थे कि स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, कॉटेज इंडस्ट्री है, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, राइट? तो इधर, और उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। Traditional large scale industries, these are different in a sense from the large scale industries, and we will then look at the high tech industries। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से जो सेगमेंट है आयरन एंड स्टील का या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। Agro-based industries. Agro-processing involves the processing of raw materials into finished products for rural and urban markets। इसमें इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस वर्ड्स में उसे थोड़ा लंबा करके लिखा है। ठीक है? रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जो कि आपके ज्यादातर अग्रेरियन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं या अग्रेरियन फील्ड से निकल के आए। क्या मतलब है इसका? देखो, मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का ही जब नाम देखोगे, दे आर फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल्स, फ्रूट्स, तो ये एग्रीकल्चर से निकल के आ रहा है। बेवरेजेस, टी, कॉफी, कोको, इनके प्लांटेशन होंगे, स्पाइसेस, ऑयल, फैट्स, टेक्सटाइल्स। तो ये भी जो आपके प्रोडक्ट्स है, कॉटन, जूट, सिल्क, ये आपका रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल है, तो इसलिए ये एग्रो बेस्ड हो गई। ठीक है? यहाँ पे आप मिनरल्स को यूज नहीं कर रहे एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो मिनरल भी है, बट दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड। इंस्टेड समथिंग फ्रॉम द अग्रेरियन रेल्म इज बीइंग यूज्ड, तो इसलिए इसे एग्रो बेस्ड कहा गया है। फूड प्रोसेसिंग को इन लोगों ने थोड़ा स्पेशली एक्सप्लेन किया है। दे हैव अंडरस्टूड फूड प्रोसेसिंग एज इंक्लूडिंग कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फूड प्रोसेसिंग, कन्फेक्शनरी, ये सारे जो आपके बेसिकली, अगर कोई भी जैसे फ्रूट जूस है तो उसे आपने पैकेज करा या उसमें कुछ प्रेजर्वेटिव्स डाले कि वो ज्यादा दिन चले, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपने फूड को प्रोसेस कर दिया। ठीक है? तो यही फूड प्रोसेसिंग हो जाएगा। प्रिजर्विंग टेक्निक्स होती हैं इसमें, ड्राइंग, फर्मेंटिंग, पिकलिंग, जो कि एंशियंट टाइम्स से चली आ रही है। तो प्रोसेसिंग जो है फूड की, वो सदियों से चले आ रही है। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में भी प्रोसेसिंग तो नहीं, बट फर्मेंटेशन की टेक्निक्स ऑब्वियसली वहां पर नोटेड थी। अगर जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि इवन अल्कोहल दे यूज टू मेक और कंज्यूम इट थ्रू processes, through techniques like fermentation, etc. तो काफी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री एंड geography all combined together।
मूविंग ऑन टू मिनरल्स, ठीक है, अब हम मिनरल्स को जरा चेकआउट कर लेते हैं. हियर वी हैव, जस्ट अ सेकंड, हाँ, these industries use minerals as raw materials. समझ में आ रहा है नाम पढ़ के. इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि जो हेडिंग है ना उसमें अपने आप ही डेफिनेशन है, अपने आप ही समझ में आ रहा है एग्रो बेस्ड, अच्छा एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स यूज किया जा रहा है इसमें. मिनरल बेस्ड तो मिनरल रॉ मटेरियल. तो यहाँ पर आपकी जो इंडस्ट्रीज होंगी, ये फेरस मेटालिक मिनरल्स. फेरस क्या होता है? आयन होता है फेरस, ठीक है, Fe आयन को कहा जाता है. तो फेरस आयन से रिलेटेड जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, इसमें बता ही दिया उसने, which contains ferrous और आयन such as iron and steel. Some use non-ferrous metallic minerals such as aluminium, copper, jewelry industries. तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं वो भी मेटल में, ठीक है, हार्ड होंगे, वो स्ट्रांग होंगे इन अ सेंस, या फिर उसमें जो आपका मेटालिक कंटेंट होगा वो होगा, बट वो आयन नहीं है उनमें. तो ये हो जाएंगे आपके एल्यूमिनियम, कॉपर और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, इसमें अगर आप कोई प्रेशियस स्टोन्स यूज कर रहे हो. मेनी इंडस्ट्रीज यूज नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्रीज एज वेल. ठीक है, so these are what cement is a large scale industry, I think. Pottery at times can be a small scale industry. तो यहाँ पे हमने दो चीजों को इंटरकनेक्ट कर दिया, मिनरल बेस्ड और लार्ज एंड स्मॉल स्केल, मतलब बेस्ड ऑन इनपुट एंड बेस्ड ऑन साइज. So here we move on to the segment on chemical based industry. केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और फिर आपका फॉरेस्ट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड, फिर यहाँ पे इसका एंड हो जाता है. सच इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल मिनरल्स. एग्जाम्पल आपकी मिनरल ऑयल जो होता है, ऑयल या पेट्रोलियम जो कि आपको फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, वो इज यूज्ड इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. उसको फिर वो प्रोसेस कर लेते हैं, तो ये केमिकल बेस्ड हो जाती है इस तरीके से. सॉल्ट, सल्फर, पोटैश इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज नेचुरल मिनरल्स. इसमें क्या हो जाता है, आप नेचुरल केमिकल मिनरल्स यूज कर रहे हैं. ये नेचुरली आपको ये केमिकल्स जो है आपके नेचर में मिल जाते हैं. इसमें डायरेक्ट आप मेटालिक एंड नॉन मेटालिक फेरस एंड एल्यूमिनियम इन सब में नहीं आपको इंटरेस्ट है, आप केमिकल मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, जो कि आपका ऑयल हो गया, जो कि पेट्रोलियम है, सल्फर, पोटैश, ये सब हो गया. Chemical industries are also based on raw materials obtained from wood and coal. तो उसको भी केमिकल इंडस्ट्री कहते हैं कि अगर हम कोई मटेरियल वुड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या कोल से, तो उसको भी केमिकल की कैटेगरी में डाला है, नॉट इन द मिनरल्स कैटेगरी. उसको केमिकल की कैटेगरी में डाला, राइट, रादर देन पुटिंग इट इन दी मिनरल्स कैटेगरी. देन वी हैव फॉरेस्ट बेस्ड. इसको आपको सिर्फ ब्रिस्कली रीड करना है, इसमें से कोई ऐसा बहुत कुछ रेलेवेंट नहीं आएगा. अगर आएंगी भी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज तो आपको उसे शॉर्टन करके लिखना है, क्योंकि इतना सारा है तो यू विल हैव टू एडजस्ट की 5 मार्कर और 3 मार्कर के हिसाब से एडजस्ट हो, ठीक है. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज दे प्रोवाइड मेनी मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स. क्या बात कह दी है ना. Timber for furniture industry, wood, bamboo, grass for paper industry, lac industries come from forest. ठीक है, तो इसमें आपकी जो नेचर ओरिएंटेड हो गई, टिम्बर, लंबर जैक सुना होगा जो टिम्बर कलेक्ट करते हैं, बैम्बू, ये सारे जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. ग्रास फॉर पेपर, तो पेपर बनता है ग्रास से, पेड़ों से ही तो बनता है. या ग्रीन स्टफ, ग्रीन ग्रास भी ग्रीन है. लैक क्या होता है, लैक एक इंसेक्ट होती है, दे लीव दीज रेसिड्यूज ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, एंड इससे क्या कहते हैं, आपकी जो ये इससे एक्सट्रैक्ट करके फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं. लैक ये इंसेक्ट रेसिड्यू होता है, sort of resinous residue. Now moving on from these forest based to animal based. तो इसे कंफ्यूज मत करना कि फॉरेस्ट बेस्ड एनिमल बेस्ड सेम हो जाएगा, नहीं. फॉरेस्ट में आपके ट्रीज वगैरह एक इम्पॉर्टेंट, फ्रूट्स वगैरह भी करते होंगे एक्ट, बट मोस्टली इन्होंने ट्री, वुड, ग्रास, ये सब इंडस्ट्री दी हुई है. एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाती है आपकी लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्री एंड वूल फॉर woolen textiles. These are obtained from animals. Best besides ivory is also obtained from elephant's tusk. ठीक है, आइवरी की होती है उसकी टस्क.
तो काफ़ी हद तक तो इसकी जो कहते हैं कि इसकी टास्क में भी ट्रेड करना इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। आई थिंक इट इज़ अनएथिकल दीज़ डेज़, ऑल्दो आई एम अनअवेयर ऑफ द सब्जेक्ट कि कितना एथिकल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत या कितना नहीं। तो आप देख सकते हैं, है ना? इट विल मेक यू मच मोर स्मार्टर, बिग बिग ब्रेन एनर्जी। या सो यू विल हैव अ बिगर ब्रेन आई गेस इफ यू सर्च फॉर इट। कि ये आइवरी में ट्रेड कितना रिस्ट्रिक्टेड है, कितना नहीं है, क्योंकि एलिफेंट की टस्क से निकल के आ रहा है। सो मे बी देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, ethical and unethical. Now we move on to the segment on based on ownership. Yeah, I was just checking. हाँ, तो जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट, इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप कि कौन रिसोर्सेज या ये कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप इकोनॉमी में बहुत पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है और कितनी शेयरिंग है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से दीज आर डिवाइडेड। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, समझ में आ गया हमको। PSUs भी कहते हैं इन्हें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मेनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। मिक्स्ड इकोनॉमीज हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडिया मिक्स्ड है, तो हमारे यहाँ PSUs भी हैं, ऑल्दो कई बार ये आर्ग्यूमेंट आता है कि PSUs बहुत घाटे में चल रहे हैं, लॉसेस इतने ज़्यादा हैं, वी शुड रिलाई मोर ऑन द प्राइवेट सेक्टर। There is something called disinvestment, wherein you sort of sell the PSUs because they're making losses. खैर इतना इकोनॉमी के उसमें हम नहीं घुसेंगे। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आपको समझ में आ गया। इंडियन रेलवेज काफ़ी हद तक पब्लिक सेक्टर, एक मैसिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो कई चीज़ें पब्लिक सेक्टर पे छोड़ते हैं ताकि वेलफेयर इंश्योर हो सके। ठीक है, कई जगह पे एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक स्फीयर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड देन यू हैव द प्राइवेट व्हिच इज सेपरेट। तो मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी में दोनों चीज़ें होती हैं। देन यू हैव योर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के हाथ में होता है, मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडस्ट्रीज आर जनरली ओन्ड प्राइवेटली। ठीक है, तो जो आपकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं जैसे कि यूएस हो गया, यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेटली इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड है एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कम है, या फिर पब्लिक सेक्टर में काफ़ी कम सेगमेंट्स आते हैं, बिकॉज पब्लिक इंटरवेंशन ये लोग मेक श्योर करते हैं कि कम से कम हो। पब्लिक इंटरवेंशन नहीं मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन, राइट। देन वी हैव द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दीज आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक, समझ में आ रहा है। Sometimes private and public sectors together establish and manage these industries. तो इस तरह की भी हो सकती हैं। Can you name them? ये ना NCERT ने भी पूछा है, तो मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, if you can give some examples of public sector industry। पब्लिक में तो आपको ये रेलवे मिल गया, प्राइवेट का आप बताएंगे मुझे कोई भी, टाटा वैसे हो गया, टाटा, रिलायंस, है ना, all of these। And tell me any joint sector undertakings in the comment section. Tell me about them. Now we have the traditional large scale industrial regions। ये काफ़ी important हो जाता है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे questions निकल के आते हैं पेपर में। ये आपका जो CBSE है या और भी कई बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स, एंड आई थिंक इन सबका फेवरेट होता है ये सेक्शन। दीज आर बेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्री, मतलब इनका जो भी रॉ मटेरियल होगा ना काफ़ी हेवी होता है। दे आर, और इनका जो ओवरऑल काम काज होता है वो भी काफ़ी हेवी होता है। ऑफ्टन लोकेटेड नियर कोल फील्ड एंड एंगेज्ड इन मेटल स्मेल्टिंग, हेवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्शन, क्योंकि इनका जो भी इनपुट आउटपुट होता है ना, इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज क्वाइट the raw material or anything machinery involved is bulky, and human capacity is also required a lot at times। तो जैसे कि हो गया आपका मेटल स्मेल्टिंग, देन यू हैव योर हेवी इंजीनियरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, एंड केमिकल मैन्युफैक्चर हो रहा है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, बहुत लार्ज स्केल पे चीज़ें हो रही हैं, बड़ी बड़ी होती है, ऐसी होती है कभी आप जाएंगे नोएडा वगैरह एरियाज में, या फिर रेलवे स्टेशन से भी कभी रेलवेज में जब आप ट्रैवल करोगे तो रास्ते में ऐसे इंडस्ट्रीज आती हैं बड़ी बड़ी, जंगल भी दिखते हैं बट ऐसे कोई रीजन्स आते हैं जहाँ पे इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं।
even while traveling via road you can see. तो these industries are known as smokestack. बहुत smoke develop होता है इन industries से. They can be recognized by high proportion of employment. Then we have high density housing, often of inferior type, poor services, unattractive environment. जैसे industrial revolution के time लंदन को describe किया जाता था कि close quarters में लोग रह रहे हैं, unhygienic, pollution, waste heaps, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एक जगह पर और एक जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि एकदम से किसी प्रोडक्ट की डिमांड जा सकती है एंड दैट कैन लीड टू अ मास सॉर्ट ऑफ रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज. एकदम से सबको फायर कर दिया जाता है, राइट? ऑफर लेटर्स छीन लिए जाते हैं अचानक से. सो दैट इज ऑल्सो देयर इफ देयर इज अ वर्ल्ड वाइड डिमांड, वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड. नाउ दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट. ये उसका बेसिक आउटले है. तो ये आप, अगर आपसे पूछते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की, तो इसके कुछ पॉइंट्स तो आपको इंक्लूड करने ही चाहिए. फिर वो आपको कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री पूछेगा, जैसे कि रीजन पूछे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं लार्ज स्केल, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, जो ट्रेडिशनली ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री ये घर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुरू से ही मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न रही है एंड इसलिए इस कारण से डेवलपमेंट भी ज़्यादा रही है. तो उसी में आ जाता है आपका रूर कोल फील्ड. ये आपका जर्मनी में पड़ता है. इसका मैप नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव इंक्लूडेड. एंड इसमें कोल एंड आयरन एंड स्टील फॉर्म द बेसिस ऑफ इकोनॉमी. कोल एंड आयरन एंड स्टील. आयरन एंड स्टील की जो इंडस्ट्री होती है ना, उसके प्रोडक्शन के लिए कोल, मैंगनीज, लाइमस्टोन, ये सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. इसलिए अक्सर इन सब रॉ मटेरियल्स के पास में ये इंडस्ट्री को खड़ा किया जाता है, राइट? तो बट एज द डिमांड फॉर कोल डिक्लाइन, द इंडस्ट्री स्टार्टेड श्रिंकिंग. तो इनिशियली तो कोल की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी, खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम. पर धीरे धीरे कोल की डिमांड कम हो गई, जिस कारण से जो ये रूर कोलफील्ड का रीजन था, वहां पे इंडस्ट्री श्रिंक होने लग गई. ठीक है. इवन आफ्टर द iron ore was exhausted, the industry remained using imported ore brought by waterways to the Ruhr. तो रूर का जो रीजन है वो वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. तो उसके थ्रू वो काफ़ी टाइम तक आयरन ओर लाते रहे, इवन दो वो एग्जॉस्ट हो चुका था. तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन. यहाँ पर अभी भी इस तरह का मौजूद है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज. एंड ऑल्दो काफ़ी डिक्लाइन आया, बट फिर उन्होंने इंपोर्ट कर करके इंडस्ट्री को कंटिन्यू रखा. बट let me tell you, there have been changes due to obviously evolution of how we produce, what we produce. तो वो हम देखते हैं, changes in the industrial structure have led to the decay of some areas. उस तरह का ना तो माहौल है, ना उस तरह की डिमांड है. इनफैक्ट यूरोप जो है वो एक ग्रीन हाउस गैसेस के डिप्लीशन की तरफ जाना चाहता है कि उसे कैसे भी कैसे रिड्यूस करें. ग्रीन एनर्जी पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर पाएँ और कैसे कम कर पाएँ. तो अभी का ये हाल है. थोड़े सालों पहले तक डिके होने लग गया था इस इंडस्ट्री का, एंड देयर वर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट. Yeah, so now we are in this phase where the prosperity of this Ruhr region, जो कि काफी ज़्यादा traditionally significant था for coal production, it is based less on the products of coal and steel, although उन्होंने कोशिश की import कर करके, and it is more famous for its Opel car assembly plant. ये आपको लिखना ही है, Opel car assembly plant and new chemical plants and universities. और अब तो ग्रीन एनर्जी भी ये लोग एम्प्लॉय करने लगे हैं विद दी ensuing crisis, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे नहीं, अब सब जमाना, यहाँ माहौल बदल गए. ट्रेडिशनली ये एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, पर अब यहाँ पर ओपेल की कार प्रोडक्शन होती है. ये कोई इंडस्ट्री है और असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है, मतलब कार्स के जो पार्ट्स हैं उनका, उन्हें असेंबल किया जाता है. एंड न्यू केमिकल प्लांट्स आ गए और यूनिवर्सिटीज आ गई. तो ये अब इसकी प्रॉस्पेरिटी है. पहले कोल फील्ड थी, रिवर वैली भी थी, तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो रहा था. एक वेल कनेक्टेड प्रॉस्परस रीजन था. जैसे इंडिया में इंडो गैंजेटिक रीजन एक बहुत ही वेल कनेक्टेड एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनली ट्रेड के लिए जाना जाता था.
यहाँ पे ट्रेड भी बहुत होता था, राजा महाराजा इसी रीजन को पाना चाहते थे, चाहत रखते थे। कन्नौज का रीजन भी यहाँ आता था, मगध, ये पूरा ही एक बहुत ब्रॉड रीजन था। तो यू कैन ओनली इमेजिन। Out of town shopping centers have also appeared, resulting in a new rural landscape. तो इसमें ये था कि ट्रेडिशनली इसका ये हाल था, पर अब एक नया लैंडस्केप उभर के आया है, न्यू रूरल लैंडस्केप, है ना। So this is also the map which I have presented here, which shows you कि ये region कहाँ है. You can see here you have your neighboring countries, Belgium, Netherlands. Here you have Germany, and this is Ruhr. It is around Cologne. Okay. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। हम ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे, उसमें सारे मैप्स आपकी सारे रीजन्स कवर होंगे और आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट, उसमें आपका सारा बाज़ल, रॉटरडाम, सारे कैनाल्स वगैरह कवर होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। वी आर जस्ट अबाउट टू रीच दैट चैप्टर ऑल्सो। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर्म्स द बेस। तो ये हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे आ गए। दिस फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एंड इट इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। हेंस इससे ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन तो कोई हो ही नहीं सकती। इंडस्ट्री ही हर एक चीज़, हर इंडस्ट्री का बेस है। मशीन्स, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ इसी इंडस्ट्री से डेवलप होके आ रहा है। तो इसलिए इसको जो फाउंडेशनल इंडस्ट्री वो कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्री। It is basic because it provides the raw material for, ठीक है, used for further production. It may also be called heavy industry because large quantities of bulky raw materials are used. तो ये पूरी जो ज़्यादातर आपकी ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, ये हमने शुरू में ही देख लिया था कि ये हैवी इंडस्ट्रीज है। हैवी इंजीनियरिंग, बल्कि प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स इसमें यूज होती हैं। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ओर बाय स्मेल्टिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस। अच्छा, ब्लास्ट फर्नेस इनकी एक मशीन टाइप होती है गरम सी, और उसके अंदर कार्बन या कोक एंड लाइमस्टोन के साथ ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, या इसका एक और नाम होता है कैटलिस्ट। इज बेसिकली अ स्पीडिंग एजेंट। प्रोसेस जो होती है, केमिकल प्रोसेस, उसको बहुत ज़्यादा स्पीड कर देता है, हेल्प करता है। हाँ, किसी भी केमिकल प्रोसेस को कैटलिस्ट नॉट कैपिटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है उसको तेज कर देता है, प्रोसेस को इनेबल करता है, हेल्प करता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में बहुत गर्म सी एक फर्नेस होती है, एक इस टाइप की मशीन होती है जिसके अंदर आपका जो आयन है ओर को उसे डाला जाता है, और फिर कार्बन कोक की फॉर्म में, एंड लाइमस्टोन का कोक आप बताएंगे कमेंट्स में क्या होता है। ये क्लास 9 में पढ़ा है आपने, या क्लास 7, 8, 9 में से ही किसी क्लास 9 में यू हैव स्टडीड अबाउट इट। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज कोक, नॉट द पेप्सी कोला बट कार्बन कोक क्या होता है, एंड लाइमस्टोन, राइट। द मोल्टन आयन इज, ये प्रोसेस शुरू होता है स्टेप 1। फिर जो मोल्टन आयन होता है उसको कूल किया जाता है, एंड इट इज मोल्डेड टू फॉर्म पिग आयन which is used for converting into steel by adding strengthening materials like manganese, right। तो इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर द मोल्टन आयन इज कूल्ड। यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि जो भी हमने ब्लास्ट फर्नेस में अपनी आयन ओर को डाला था, वहां से वो मेल्ट हो गया। कोक एंड लाइमस्टोन को एज कैटलिस्ट हमने यूज किया था। फिर द मोल्टन आयन is cooled and it is molded to form pig iron. Pig iron are these blocks of iron, ठीक है, जो इनिशियली हम आयन को जिसमें मोल्ड करते हैं उसको पिग आयन कहते हैं। इट इज दी, इट इज द इंटरमीडिएट, और यू कैन से इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और उससे हम इस तरह की ब्रिक्स बन जाती हैं उससे, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करेंगे पिग आयन की इमेज में आपको मिल जाएगी, तो पूरा इलस्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे ही होता है, ब्रिक्स टाइप के होते हैं। And these are used for converting into steel by adding strengthening materials like manganese. So manganese is also an important raw material. It is also again, a mineral, and that is sort of added. It is a metal, it is added, and और भी strengthening materials को add किया जाता है to sort of make your iron. So the large iron and steel, क्योंकि you know that iron and steel are in their final product, they are hardy, they are strong,
The large integrated steel industry is traditionally located close to the sources of raw materials. ठीक है, आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, लाइमस्टोन, ये सब यूज किए जाते हैं, ये सब हार्डनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं लास्ट में जो यूज किए जाते हैं या फिर आपके कैटलिस्ट बन के आते हैं. ठीक है, coke भी is your like it is a form of, it's a very high, it has a very high carbon content and it is also many impurities. ठीक है, तो इसे यूज किया जाता है while this process. और इसके बारे में, कोक के बारे में इंफॉर्मेशन आप मुझे कमेंट्स में देंगे. तो और एट प्लेसेस, हाँ, तो ये था हमारा ओर, कोल, मैंगनीज के पास आपकी रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उसके पास आपकी आयरन इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है. और एट प्लेसेस वेयर दीज कुड बी इजीली ब्रॉट, एग्जांपल नियर पोर्ट्स. तो कनेक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बल्की होता है और वो अपनी जो कार्बन कंटेंट है वो भी लूज कर देता है अगर हम उसे ज्यादा डिस्टेंसेस के ऊपर ले जाएंगे, इसलिए उसको पास में ही लोकेट करना पड़ता है. तो यहाँ तक के हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. फिर हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज मिनी स्टील मिल्स. एक्सेस टू मार्केट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी इनपुट्स. तो जो आपकी मिनी स्टीलनी का एक स्मॉलर वर्जन होता है उसमें मार्केट के पास होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैन इनपुट्स, क्योंकि आई थिंक वो थोड़े बहुत रॉ मटेरियल से ही काम हो जाता है उनमें, एंड इसलिए मार्केट में आप उसे सेल कर पाएं उसकी जो अवेलेबिलिटी है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री है. जैसे आपकी फुट लूज इंडस्ट्रीज हो जाती हैं, इनके लिए मार्केट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन द रॉ मटेरियल. Now, these are less expensive to build and they operate and can be located near markets because of the abundance of scrap metal. Scrap metal use होता है mini steel mills में, या आपको आ सकता है ना 3 marker. Mini steel mills में आपको पूरा metal आपका रॉ मटेरियल्स इतने सारे नहीं चाहिए, लार्ज स्केल नहीं है, स्क्रैप मेटल से ये इंडस्ट्री चल जाती है जो कि आपका मेन इनपुट होता है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा. Traditionally, most of the steel was produced at large integrated plants, but mini mills are also coming up and they are limited to just one step process, steel making, and they are gaining ground. बस आपको स्टील को बनाना है क्योंकि आप स्क्रैप से बना रहे हो तो आपको इतना सारा लाइमस्टोन, कोक, फिर मैंगनीज ये सब आपको डालना ही नहीं है क्योंकि आप स्क्रैप मेटल को यूज कर रहे हो ऑलरेडी, तो एक प्रोसेस में बन जाएगा. तो ये भी अब आगे उभर के आ रही है. इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसको आपको कुछ भी होगा, मैं आई कांट हेल्प यू रटने में, पर आपको ही रटना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर यूएस का दे रखा है मैप में, ये और जगहों पे भी होता है, इन योर यूके एंड जर्मनी के काफ़ी एग्जाम्पल्स होंगे. तो ये आपको खुद से सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं. ये आपका एपलेशियन रीजन है. हो सकता है कि मैप क्वेश्चन में आ जाए कि मार्क दी एपलेशियन रीजन या फिर आयरन or iron producing iron steel industry region in North America और in the US. तो ऐसे आपको ये एज को ऐसे कोडे में मार्क करना है कि ये एपलेशियन रीजन है. रॉकी माउंटेन्स वगैरह में नहीं है. एपलेशियन रीजन आपका जो अब तो रस्ट बोल बन गया है बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ करता था एक टाइम पे आयरन एंड स्टील के लिए. अभी भी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, पर जितना इम्पोर्टेंट पहले था उतना नहीं. यहाँ पर ये पूरा जो डायग्राम दे रखा है इसमें दिस हैज एक्सप्लेन्ड कि किस तरीके से यहाँ पर एक कार की इंडस्ट्री है डिट्रॉइट में. फिर आपका यहाँ पे मार्केट इम्पोर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे आपकी कोल फील्ड्स हैं, एपलेशियन, पिट्सबर्ग जो आपका स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है, अब रस्ट बोल कहने लगे हैं इसको. रेल फैक्ट्री, तो देख रहे हैं कितना पास पास कनेक्शंस हैं. तभी तो आपकी एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बनती हैं. ये याद है हमने पढ़ा था शुरुआत में इस चैप्टर के. एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, एक इंडस्ट्री दूसरे को बेनिफिट करा रही है. ठीक है, एक इंडस्ट्री है कोल फील्ड्स, तो यहाँ और भी हो गई कि भाई अब स्टील प्रोड्यूसर है, कार भी कर दो प्रोड्यूस यहीं पे, रेल फैक्ट्री भी सेटअप कर दो, स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग. तो इस तरीके से एग्लोमरेशन इकोनॉमी बन रहा है. अब हम सारे एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं. इसको आप एक फ्लैश कार्ड्स बना के याद करना, क्योंकि आपको याद करनी पड़ेगी. यूएस में ज़्यादातर नॉर्थ एपलेशियन रीजन जो कि आपका पिट्सबर्ग हो जाता है यहाँ पे, एंड आपका ग्रेट लेक रीजन शिकागो, गैरी, ईरी,
गैरी, ईरी, क्लीवलैंड, ये पूरा यहाँ पे मार्क्ड है, देखो ये आपका क्लीवलैंड है, यहीं पे आपका शिकागो हो जाएगा. Erie, Cleveland, Lorraine, Buffalo, and Duluth. This is Buffalo, forms the market. It's near New York. Right. Then we have our Atlantic coast, Sparrows Point and Morrisville. ये भी आपका यूएस में आ जाता है. It has now become the Rust Bowl of the US. अभी थोड़ा तो इसमें रस्ट बोल का इम्पोर्टेंस आ गया. द इम्पोर्टेंट रस्ट बोल हो गया, थोड़ा पुराना हुआ है, बट अदर देन दैट it is still a very important region in terms of all the interconnections, car industry, market, ठीक है, coal field, although green energy की तरफ जा रहे हैं, but still it is an important energy source, that is coal. फिर हम आ जाते हैं आपका यूके में. हाँ, the important steel centers are, okay, these are the centers of steel: Scunthorpe, Port Talbot, बर्मिंघम, शेफील्ड इन द यूके. तो ये पूरा ही यूके के ऑब्सक्योर से रीजन्स हैं. बर्मिंघम लंदन वगैरह के आसपास है. यूके तो खुद ही अपने आप में छोटा है, तो इसमें ये कुछ 5-6 रीजन्स हैं जो स्टील के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे तो यूएस का हमने देख लिया, यूके का देख लिया. अब हम आ जाते हैं जर्मनी. इसको ऐसे याद करेंगे: डूइसबर्ग, डॉर्टमुंड, डसेल्डॉर्फ एंड एसेन. सारे तो नाम से डी से ही स्टार्ट हो रहे हैं. डूइसबर्ग, डसेल्डॉर्फ, डॉर्टमुंड एंड एसेन. आई थिंक डॉर्टमुंड इज आल्सो फुटबॉल क्लब, अगर आपको फुटबॉल से याद रह सके तो. जर्मनी में है ये. ल्यूक रिसोर्ट, सेंट एटियन, दीज आर इन फ्रांस. मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपस्टिक, नो नॉट लिपस्टिक, लिपेट्स्क, ट्यूला, these are all in Russia, and Krivoy Rog and Donetsk in Ukraine. तो यूक्रेन से आप यूक्रेन तो आपको याद रह सकता है, पर अगर आपको क्रिवोई रोग नहीं याद रह रहा तो डोनेस्क, ऐसे करके एक एक रीजन तो आप याद रखो. ऐसा कोई नहीं कहेगा कि आप सारे ही रीजन बता दो, या ऐसा भी नहीं होगा कि आपसे कहेंगे सारे इन रीजन्स को मार्क करो मैप में, पर एक आध रीजन आपको याद होना चाहिए हर एक उसमें से, so that you can write in your answer. In Asia, the important centers include Nagasaki and Tokyo, Yokohama in Japan, Shanghai, Tianjin and Wuhan in China. Wuhan को तो और रीजंस की वजह से भी जान गए हम अब. एनीवे, जमशेदपुर, कुर्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सेलम, विशाखापट्टनम, भद्रावती इन इंडिया. तो ये जो है राउरकेला वगैरह, ये हम बुक 2 में देखेंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सेलम, ये सब हम मार्क करेंगे इन बुक 2, जो कि इंडिया से रिलेटेड है. बट वुहान, शंघाई, टिनस्टिन, ये आप मैप में देख सकते हो. दिस इज नॉट टू से कि ये आएगा, ठीक है, कि वो बोल देगा आपको वुहान मार्क करो, बट यू कैन फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग लुक एट इट. जैसे मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है यूएस का मैप, वैसे ही आप चाइना का मैप कंसल्ट कर सकते हो, जर्मनी का, और इन सब जगहों को आप फाइंड कर सकते हो. ओके, आई वुड हैव शोन यू वाया गूगल, बट फिर वो प्रेजेंटेशन का वो पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाता. तो इफ आई कैन, आई विल आल्सो असिस्ट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी विल डू क्वेश्चंस. तो उसमें आई कैन शो यू डूइसबर्ग एंड डसेल्डॉर्फ, स्कंथोर्प, बर्मिंघम ऑन द मैप एज वेल. बट आप खुद से भी उसको देख सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको पूछेगा इन दी क्वेश्चन कि ये मार्क करो, बट इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड आंसर में लिखने के लिए. तो ये नाम तो याद होने चाहिए, भले ही आपको मैप पे नहीं बताओ कहाँ है, बट नाम याद होने चाहिए. मैप पे पता होना इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो नहीं आएगा एज सच, बट आई विल स्टिल शो यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. इन द प्रीवियस क्वेश्चंस जो हम करते हैं उसमें वील डिस्कस दैट. नाउ वी लुक एट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये भी एक इम्पॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री है. ऑब्वियसली हमारी पूरी इंडस्ट्री, अगर आप इंडिया के इतिहास की बात करें, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम का एक प्रोसेस शुरू हो गया था 19th सेंचुरी में, जिसमें हमारी काफी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को जो ब्रिटिश हैं उन्होंने स्टैम्प आउट करने की कोशिश की थी. उसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी हमारे लिए. तो इंडिया में तो इम्पोर्टेंट है ही. अहमदाबाद एंड बॉम्बे रीजन, ब्लैक सॉइल रीजन जिसको कहते हैं, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ऑफ इंडिया, तो वो तो हो ही जाता है.
तो ऑब्वियसली कॉटन है, ट्रॉपिकल में तो ऑब्वियसली कॉटन क्लोथ्स भी पहनते हैं। तो इसके 3 सब सेक्टर्स होते हैं, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर्स। ठीक है, तो इन सेक्टर्स को समझते हैं। हैंडलूम लेबर इंटेंसिव है, it requires small capital investment, and this sector involves spinning, weaving, finishing of the fabrics। नाम से पता चल रहा है हाथों का काम है इसमें। spinning, weaving, spinning jenny although है, और नई डेवलपमेंट्स हो गई होंगी। स्पिनिंग जेनी तो खैर बहुत पुरानी हो गई, पर और भी डेवलपमेंट्स होंगी, वीविंग, फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट हैंड वर्क इज इम्पॉर्टेंट हियर। हाथों का इसमें काम इम्पॉर्टेंट है, वो बिकॉज यू वांट टू पे दैट अटेंशन टू द डिटेल। देन वी हैव पावर लूम्स, और इसमें क्या होता है, मशीन्स होती हैं, बिकम लेस लेबर इंटेंसिव एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। ये थोड़ा आपका ऐसे कॉटेज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे होगा, ये थोड़ा लार्ज स्केल है। एंड कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर्स हाईली कैपिटल इंटेंसिव, और प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर फाइन क्लोथ्स इन बल्क। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल का जो मैन्युफैक्चर है उसके लिए आपको गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन चाहिए एज अ रॉ मटेरियल, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इंडिया, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट में प्रोड्यूस होता है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड कॉटन। तो इंडिया तो आप लिखेंगे, चाइना भी लिखेंगे, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज है तो उसमें चाइना भी आता ही है ज्यादातर। यूएस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान में भी काफी हमारा कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन गया है, तो पाकिस्तान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड इजिप्ट। ठीक है, इसमें से आपको 3-4 भी याद रहते हैं तो इट्स गुड, मोर देन इनफ, है ना। कोई आ नहीं रहा है, एग्जामिनर नहीं आके बोलेगा कि वो 10 एग्जाम्पल्स थे वो कहाँ हैं, तुमने 3 ही लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नोबडी इज गोइंग टू कम टू योर होम, तो आपको इतना लिखना है और उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, द यूके, न्यू नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान ऑल्सो प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल्स मेड फ्रॉम इम्पोर्टेड यार्न। इनके यहाँ कॉटन इतना प्रोड्यूस नहीं होता, तो इम्पोर्टेड यार्न से ये क्लोथ्स बनाते हैं। एंड यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इंपोर्ट्स। तो ये काफी इंपोर्ट करते हैं और फिर बनाते हैं यार्न को। The industry has to face very stiff competition with synthetic fibers since it has now shown a declining trend in many countries। तो एकदम प्योर कॉटन से नहीं होता, फिर भी हम काफी ऐसे कोई ना कोई स्कीम लाते हैं टू इंसेंटिवाइज कि भाई आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करें। पोर्स कॉटन और इवन खादी इज बीइंग पॉपुलराइज्ड दीज डेज। तो फिर भी कॉटन प्रमोशन तो खैर होता ही है, और कॉटन इंडिया में से तो नहीं जाने वाला, इतनी गर्मी होती है। बाकी हाँ, सिंथेटिक फैब्रिक से हमें इतनी इशू नहीं है, इंडिया में तो लोग कॉटन प्रेफर करते हैं दैन सिंथेटिक, बट हाँ वर्ल्ड वाइड सिंथेटिक की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हाईटेक में आ जाते हैं, हाईटेक इंडस्ट्री नाउ, दिस इज द लास्ट सेगमेंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। एक तो कॉटन वाला आप अच्छे से करोगे, आयरन एंड स्टील पूरा जो दिया है ना पूरा याद करना है, एक भी लाइन नहीं मिस करनी, सारे एग्जाम्पल्स मैं तो कहती हूँ याद करो, कैसे भी करो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, डसेल्डॉर्फ, डूइसबर्ग और हैंडलूम, पावरलूम, यूएस, चाइना, सारा आप बनाओ अलग अलग फ्लैश कार्ड। पीछे लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो हाईटेक इंडस्ट्री, और उसके पीछे वाले पेज में इसके पॉइंट्स लिखो, और हाईटेक इंडस्ट्री का ऐसे लेके याद करने की कोशिश करो क्या क्या था उसमें, और फिर पीछे मुड़ के देखो, पीछे उस पेज को मोड़ो एंड देन सी। आई विल ऑल्सो इलस्ट्रेट इट। फॉर इंस्टेंस दिस इज योर फ्लैश कार्ड, यहाँ पे आपने लिखा है जैसे यहाँ पे बुक का नाम लिखा है मुराकामी की बुक है, और पीछे इसके बारे में लिखा है, तो मैंने ऐसे पकड़ा और मैंने देखा अच्छा मुराकामी, फिर मैंने याद करने की कोशिश की सारे पॉइंट्स, और फिर मैंने पीछे करके देखा कि अच्छा इसमें ये था, मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, ये पॉइंट नोट कर दिया। ठीक है, सो दैट वे यू आर गोइंग टू ट्राई टू रिमेम्बर दिस स्टफ। ठीक है, अब हम हाईटेक में आ जाते हैं, काफी पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ भी एलिमिनेट नहीं किए पॉइंट्स क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इन द एग्जाम। एंड एट द एंड ऑफ द डे जरूरी नहीं है कि पूरा ऐसे बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट और अ लॉन्ग नोट, हो सकता है बीच में से कहीं से पूछते, इतना पूछते कि आपका इतना ही रेलिवेंट हो मटेरियल, तो आपको सारा मटेरियल याद होना चाहिए। हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाईटेक नाम से ही पता चल रहा है, इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। It is best understood as the application of intensive research and development। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पर बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाई टेक, हाई फाई लेवल की हो रही है, इसमें ज्यादा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एडवांस्ड
वर्ड यूज करना है, एडवांस्ड साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर, बहुत ही हाई लेवल. Then we have professional white collar workers make up a large share of the total workforce. हमने एक वीडियो की थी ना, white collar workers, blue collar workers, it was your shorts. तो उसको भी आप जाके देखो, बहुत relevant है through this for this chapter. ठीक है, मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें मैंने ये मेंशन किया था ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर वर्कर्स का डिफरेंस, तो वो आप जाके देखें. दे मेकअप इसमें वाइट कॉलर वर्कर्स जो आपकी प्रोफेशनल क्लास है, जिसमें साइंस एंड टेक एंड इंजीनियरिंग इन सब की हाई टेक नॉलेज है, वो ज्यादातर आपका टोटल वर्कफोर्स बनाती है. दीज हाईली स्किल्ड specialists they greatly outnumber the actual production blue collar workers. रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे वर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं. रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स ऑफ स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग प्रोसेसेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप कंट्रोल कर पाओ उसको. एंड constant development of new chemical and pharmaceutical products. Chemical industry में भी आप एक new developments कर रहे हो through new sort of vaccines and stuff like that, or new chemical and pharmaceutical products. These are नए टाइप के आप cosmetic products बना रहे हो, तो ये भी एक हाई टेक हो गया. are notable examples of high tech industry. इसमें आपका नीटली स्पेस्ड, मॉडर्न, शीक, लो, डिस्पर्स्ड ऑफिस प्लांट, लैब्स, बिल्डिंग्स, काफी इंप्रेसिव, गूगल की बिल्डिंग हो गई, माइक्रोसॉफ्ट की हो गई, मॉर्गन स्टैनली, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन दिस काइंड ऑफ सेक्टर. तो हाईटेक इसमें सब हाई फाई होगा, तो मैसिव स्ट्रक्चर होंगे, फैक्ट्री, स्टोरेज, सब कुछ बहुत क्लीन होगा, सब एक बहुत प्रिसाइज एंड मॉडर्न वे में होगा. तो ये इसका इंडस्ट्रियल लैंडस्केप होता है. ठीक है, प्लैंड बिजनेस पार्क्स होंगे. सिलिकॉन वैली आपको एकदम से याद आ जानी चाहिए as soon as I mentioned हाईटेक, या फिर बैंगलोर याद आ जाना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं जिसको. बिजनेस पार्क्स होंगे, हाईटेक स्टार्टअप कल्चर, यहाँ पे बहुत से स्टार्टअप्स होंगे, रीजनल एंड लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स होंगी, एंड दे आर रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड. ऐसा नहीं होता बैंगलोर, कोई टेक वाला जो व्यक्ति है उसको बैंगलोर ही जाना पड़ेगा फॉर देयर जॉब्स मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वहीं पे पूरा एक पार्क बना है, बिजनेस पार्क, बिजनेस टेक हब, राइट? इट बिकम्स दैट हब, देन इट स्टार्ट्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज अराउंड दैट हब. वहां पर टेक एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी, या हाई टेक स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी. तो लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट उस तरीके से हो जाता है. दे आर सेल्फ सस्टेन एंड हाईली स्पेशलाइज्ड एंड दे आर कॉल्ड टेक्नोपोलिस. सिलिकॉन वैली जैसे सैन फ्रांसिस्को में है, सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सियाटल, तो ये एग्जांपल्स आप मेंशन करोगे. Manufacturing contributes significantly to the world economy. Iron and steel, textiles, automobiles, petrochemicals, and electronics are some of the most important manufacturing industries. Manufacturing is a very important segment of India's, this quest to be 5 trillion economy or whatever. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है विच यू कैन नॉट मिस. ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, पेट्रो, आयरन एंड स्टील, ये बहुत ज्यादा हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इसलिए हमें ये चैप्टर भी सिग्निफिकेंट है और इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. और हाईटेक भी अब ओवर हो गया है, टेक्नोपोलिस में आपका बैंगलोर आ गया था. Here, this is your Bangalore, being your Silicon Valley technopolis of India and technical hub, self-sustained, है ना? क्या क्या था, self-sustained हो जाता है, उसी के अराउंड आपकी रीजनल डेवलपमेंट होती है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके अराउंड इंक्लूड हो जाती हैं. एंड यहाँ पर आपका सिलिकॉन वैली ऑफ द यूएस, सैन फ्रांसिस्को. तो this is all for this particular chapter. In the next chapter, we will be looking at tertiary activities. वो भी काफी related है, as I said, with this chapter. उसमें आपका आ जाता है your outsourcing, BPO, service sector. तो वो भी इन तीनों को आपको साथ में पढ़ना है, as I have been telling you. And उसको हम फिर अच्छे से revise करेंगे. And we will also look at the subsequent chapters are extremely interesting. एक तो transport का है
और एक आपका इंटरनेशनल ट्रेड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी मैप ओरिएंटेड। तो सारे मैप्स जो हैं क्लैरिफाई हो जाएंगे, डुइसबर्ग, डसेल्डॉर्फ, स्कनथॉर्प, बर्मिंघम, सब जो है वो उससे क्लैरिफाई हो जाएगा उन चैप्टर्स से। So this is going to be all, and keep revising and good luck.